हेलो एवरीवन। तो आज हम पार्ट 5 करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का। मैं आशा करता हूँ आप लोग पढ़ाई सही से कर रहे होंगे, कहीं से भी कर रहे हो अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम जो है पार्ट 5 में क्या क्या डिस्कस करेंगे। हम पार्ट 5 डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। हम जानने वाले हैं हम किन बॉडीज को इलास्टोमर्स बोलते हैं। हम ये जानने वाले हैं कि जो यंग्स जो स्टील होता है वो ज़्यादा इलास्टिक क्यों होता है रबड़ से। फिर हम जानेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में कि कहाँ तक हुक्स लॉ को फॉलो करता है। फिर उसके बाद हम ये जानेंगे कि कौन सा मेटल डक्टाइल होता है तो क्यों होता है, ब्रिटल होता है तो क्यों होता है। हम यहाँ कुछ पॉइंट्स जानेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोपोर्शनल पॉइंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यील्ड पॉइंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये सारी बातों को हम जानेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जानेंगे एक और चीज, परमानेंट सेट क्या होता है। ठीक है, परमानेंट सेट क्या होता है। तो देखिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व डिस्कस करेंगे तो हम क्या करेंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो आपको याद होगा हुक्स लॉ ने क्या कहा था, फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन स्ट्रेस अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन प्रोड्यूस। जितना ज्यादा स्ट्रेस बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा आपका स्ट्रेन बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। और अगर कोई बॉडी स्ट्रेस लगने के बाद उसमें स्ट्रेन आता है और फिर से अपने अपनी शेप को रीगेन कर लेता है तो उसे क्या बोलेंगे, इलास्टिक बॉडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसका ग्राफ। ठीक, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए और चीजों को याद रख पाए, छोटी छोटी बातों को याद रख पाए। तो चलिए मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर, हम मान लेते हैं स्ट्रेस इज ऑन अलोंग वाई एक्सिस एंड स्ट्रेन इज अलोंग एक्स एक्सिस। स्ट्रेस इज अलोंग y एक्सिस एंड स्ट्रेन इज अलोंग y x एक्सिस। अब क्या होगा यहाँ पे, यहाँ हमारा कोई पॉइंट है O। तो हमने क्या करा, हमने कुछ लोड लगाया, हमने कुछ स्ट्रेस लगाया किस पे, वायर पे, जिसका हमें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पता करना है। एक और चीज, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग होगा, हर एक मेटल का अलग अलग होगा। ठीक है, क्योंकि वो मटेरियल टू मटेरियल, क्योंकि सबका स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या आता है, यंग्स मॉडुलस, और वो सबका क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इसीलिए ग्राफ जो है होगा ऐसा ही, नेचर ऐसी होगा, बट वैल्यूज चेंज हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मान लीजिए हमने किसी बॉडी पे प्रेशर लगाया, हमारी बॉडी का मान लिया हमसे एक वायर है, हमने इस वायर पे जो है स्ट्रेच करा इस वायर को। जब इसको स्ट्रेच करा हमने तो क्या होगा, ऐसा कुछ लेंथ बढ़ जाएगा। मान लेते हैं पहले लेंथ कितना था आपका L, जब कुछ स्ट्रेचिंग करी इसकी हमने तो कुछ लेंथ बढ़ गया इसका, ये मान लेंथ क्या होते हैं, डेल्टा L मान लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मैंने कुछ फोर्स लगाया है, मैंने कुछ फोर्स लगाया है, ठीक है, मान कुछ फोर्स लगाया है। अब मैंने जब फोर्स लगाया तो क्या होगा, इस जब स्ट्रेस प्रोड्यूस किया उसमें मैंने, उसके क्रॉस सेक्शन के अलोंग क्या हुआ, स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ, उसके उसमें क्या आएगा, स्ट्रेन आएगा। मींस जैसे जैसे मैं आपका स्ट्रेस बढ़ाऊंगा स्ट्रेन बढ़ेगा। देख रहे हो हल्का एकदम, ग्राफ एकदम क्या है, सीधा, ग्राफ एकदम सीधा है। मान लेते हैं पॉइंट क्या हमारा ए, आपको अलग देखना, मान लीजिए हमारा पॉइंट क्या है पी। तो ये रीजन जो आपका ओ से पी तक है, यहां क्या दिखाई दे रहा है आपको, स्ट्रेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, स्ट्रेन के। तो ए से बी तक इसने क्या करा, इसका मतलब ये है जब मैंने इस वायर पे स्ट्रेस लगाया, जब मैंने इस वायर पे स्ट्रेस लगाया तो इसमें हल्का सा स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ। अब मान लो मैंने फोर्स हटा दिया तो क्या होगा, ये बॉडी फिर से, अगर ग्राफ लीनियर है तो ये बॉडी अपनी शेप को दोबारा से रिटेन कर लेगी, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, इलास्टिक बॉडी। तो ओ से पी तक क्या दिखाई दे रहा है हमें, ये ग्राफ जो है लॉ को फॉलो कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा हम और स्ट्रेस लगाते हैं। ठीक है, जितना फोर्स लगाया था हम थोड़ा स्ट्रेस बढ़ाते हैं। तो अब क्या होगा, जब मैंने स्ट्रेस बढ़ाया तो यहां पे क्या होगा, ये थोड़ा ग्राफ जो है कर्वेशियस हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, आर। क्या बोलते हैं इस पॉइंट को, आर। इस पॉइंट को हमने बोल दिया आर। ठीक, अभी जो मैंने, अच्छा आर, चल आर बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं, क्यों बोलना चाहिए था, बट कोई नहीं, आर बोल दिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका मतलब ये है इस वाले रीजन में, इस देखो यहां ग्राफ लीनियर है, फिर थोड़ा कर्वेशियस हुआ, मतलब यहां भी ये इस ग्राफ को फॉलो करने का प्रयास कर रहा है, हुक्स लॉ को फॉलो प्रयास कर रहा है। तो यहां भी क्या होगा, इस पॉइंट तक भी क्या होगा, आप अगर इस पर स्ट्रेस लगाएंगे तो दोबारा से अपनी बॉडी की शेप को रीगेन कर लेगा। क्लियर है, मैंने ओ से पी तक फॉलो कर रहा है, पी से आर तक पार्शियली फॉलो कर रहा है। ठीक है, क्या फॉलो कर रहा है, पार्शियली। अब मैं क्या कर रहा हूं, और बढ़ा रहा हूं। ठीक है, अब जान लो इस पॉइंट को कहते हैं, व्हाट इज दिस पॉइंट, इस पी को बोलते हैं प्रोपोर्शनल पॉइंट। प्रोपोर्शनल, इस पॉइंट तक ये ग्राफ जो है हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है, इसे बोलते हैं प्रोपोर्शनल पॉइंट। क्यू तक, क्यू क्या है, आर क्या है,
आर तक, यहां तक कर रहा है और आर तक फॉलो करने का प्रयास कर रहा है, कोशिश कर रहा है, इसलिए आर को क्या बोलते हैं? याइल्ड पॉइंट। क्या बोलते हैं? याइल्ड पॉइंट। क्लियर है? इस आर को क्या बोलते हैं? याइल्ड पॉइंट। ठीक, तो ये पी पॉइंट का नाम क्या हो गया था जरा? प्रोपोर्शनल पॉइंट। आर पॉइंट क्या बोलते हैं? याइल्ड पॉइंट। फॉलो करने का प्रयास कर रहा है हुक्स लॉ को। आगे अगर मैं और स्ट्रेस बढ़ाता हूं, क्या करता हूं? और जो स्ट्रेस बढ़ाता हूं तो क्या होगा? ये आर पॉइंट है, तो मान लीजिए ये कहां तक पहुंच जाएगा। अब यहां पे क्या होगा? इस वाले पॉइंट, अब मैं स्ट्रेस बढ़ा रहा हूं तो स्ट्रेन और ज्यादा प्रोड्यूस होगा, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। तो मान लीजिए आर पॉइंट पे क्या हुआ? ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। अब यहां सब भूल गया, ये भूल गया हुक्स लॉ को। तो मान लीजिए आर पॉइंट है, ये आपका मान लीजिए पॉइंट क्या? आपका एस पॉइंट। ठीक है, ये बड़ा क्या है बताओ जरा? एस पॉइंट। क्लियर है? अब ये ग्राफ कहीं लीनियर भी होता है, कहीं ऐसे होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लीनियर में एकदम स्ट्रेट हो जाता है, हमने क्या, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा पॉइंट क्या होगा? एस। तो इस पॉइंट पे हमने क्या करा? इस पॉइंट पे जब ये बॉडी आएगी, इतना अगर मैंने इस पे आर से लेके एस तक के बीच में जब स्ट्रेस लगाया है, देख रहे हो स्ट्रेन बहुत ही ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। अब मान लेते हैं इस आर एस के बीच में पॉइंट होगा एक टी। क्या पॉइंट होगा? टी। ठीक है, बुक में देखो तो पॉइंट आपको सी या डी कुछ दे रखा होगा, ये पॉइंट हमारा क्या हो गया? टी। अब देखिए इसे क्या बोलेंगे? ये जो आपका टी पॉइंट है, इस टी पॉइंट के लिए ध्यान रखना, अगर टी पॉइंट तक स्ट्रेस लगा देंगे तो बॉडी अपनी शेप को रीगेन नहीं कर पाएगी। पी तक रीगेन कर लेगा, आर तक रीगेन में प्रयास करेगा, कर लेगा, टी पे रीगेन नहीं कर पाएगा, इसमें कुछ डिफॉर्मेशन आ जाएगा। क्या जाएगा? कुछ डिफॉर्मेशन। तो यहां जब इसको मिलाओगे आप यूं, इस पॉइंट को यहां कहीं मिलाओगे तो इसको बोलते हैं, इस हिस्से को हम जो है बोलते हैं डिफॉर्मेशन सेट। डिफॉर्मेशन सेट। और जो यहां जो स्ट्रेन होगा, आपकी बुक में 1% लिखा है, लेकिन 1% पत्थर की लकीर नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं 1 ही लिखेंगे, 1.1 1.2 कुछ भी, सारे मेटेरियल अलग अलग होता है। तो यहां जो मानते हैं इसका स्ट्रेन कितना प्रोड्यूस हुआ है? 1% स्ट्रेन प्रोड्यूस हो गया। 1% स्ट्रेन मतलब अगर किसी की लेंथ 1 मीटर थी तो लेंथ हो चुकी है 0.01 मीटर। ठीक है, अब वो जो 0.0 मीटर बढ़ा है, अब वो दोबारा से रीगेन नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि बॉडी जो है अपनी जो प्रॉपर्टी थी रीगेन करने की शेप, वो खो चुकी है। क्लियर है? तो समझ लो टी पॉइंट क्या है। अब ये एस का एक नाम होता है, इस एस का नाम होता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ पॉइंट। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ पॉइंट। क्लियर है? अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ पॉइंट मतलब यहां तक अगर मैंने स्ट्रेस लगा दिया ना तो बॉडी अपनी शेप को रीगेन बिल्कुल नहीं कर पाएगी। क्लियर है? ऐसा हो गया। अब यहां पे क्या करते हैं? अब अगर हमने थोड़ा सा भी, थोड़ा सा क्या, अगर मैंने जितना फोर्स लगा रहा हूं उससे फोर्स कम भी कर दिया, उसके बाद भी क्या होगा? ये जो आपका सामान है इसका पॉइंट पहुंच जाएगा यहां पे क्या? यू, या इस पॉइंट को मानते हैं क्या? बी। बी बोले तो ब्रेकिंग पॉइंट। बी हमारा क्या है? ब्रेकिंग पॉइंट। मतलब अब जो है आपका तार जो है वो टूट जाएगा। सो दिस व्हाट इज दिस? बी। बी इज ब्रेकिंग पॉइंट, या इसे बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। बी क्या आपका? फ्रैक्चर पॉइंट। क्लियर है? बी कैन बी रिटन एज ब्रेकिंग पॉइंट, बी कैन बी रिटन एज फ्रैक्चर पॉइंट। अब यहां पे क्या है देखिए, अगर ये एस और बी, अगर ये एस और बी, एस एंड बी, ये दोनों के दोनों अगर बहुत पास है, अगर ये दोनों दोनों बहुत पास है, इसका मतलब ये है जो उसका अल्टीमेट टेंशन स्ट्रेंथ है और जो ब्रेकिंग पॉइंट है वो एक तरह से सिमिलर है, बहुत पास पास है। तो जैसे वो उसने अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट तक स्ट्रेस लगाया, हल्का सा मिलाया, क्या हो जाएगा? सामान टूट जाएगा। टूटने का मतलब क्या है? व्हाट इज दिस? वो आपका है क्या है? ब्रिटल। क्या है आपका वो? अगर एस एंड बी पॉइंट क्या होंगे? नियर होंगे, तो उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग ब्रिटल सब्सटेंस। और एस और बी जो है बहुत फार है, बहुत दूर दूर है, उसको हम बोलते हैं डक्टाइल। पेपर में आएगा 1 नंबर का, ये ग्राफ आपका 3 नंबर का आता है, ये वीडियो देख के जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर एस और बी पॉइंट नियर है तो क्या बोलेंगे? आपका सब्सटेंस ब्रिटल होगा। अगर एस और बी पॉइंट फार है तो बॉडी का होगी डक्टाइल। इसीलिए गोल्ड सबसे ज्यादा डक्टाइल होता है, क्योंकि उसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ और जो उसका ब्रेकिंग पॉइंट है वो बहुत दूर दूर होता है, इसीलिए बहुत ज्यादा फैलता है। इसमें हम क्या लिखेंगे? इसमें हम एकदम लिखेंगे प्रिसाइज।
हम ज्यादा बातें नहीं लिखेंगे इसमें, एकदम ये ग्राफ बना हुआ पेपर में आएगा, आपसे पूछेगा बता भाई पी पॉइंट क्या है, आर पॉइंट क्या है, ये सारी चीजें पूछेगा। अब यहां पे अगर आप इस पॉइंट को यहां मिला दोगे तो ये पॉइंट क्या है, ठीक है, इस पॉइंट को बोलते हैं सिग्मा पी, इसे बोलते हैं प्रोपोर्शनल स्ट्रेस, प्रोपोर्शनल स्ट्रेस। ये जो आर पॉइंट है इसको यहां मिला दोगे, इसे बोलते हैं सिग्मा आर, इसे क्या लिखा है पे, यील्ड स्ट्रेस, ठीक है, इसको मिला दोगे तो इसे बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ठीक है। तो इस तरह से इस ग्राफ, इस बी पॉइंट नाम क्या है, फ्रैक्चर पॉइंट, इसे बोलते हैं फ्रैक्चर स्ट्रेस। तो अब लिखते हैं इसके बारे में, यहां देखिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व is different for different materials. Stress strain curve is different for different material. अब हम क्या देखें, ऑब्जर्वेशंस, ऐसे ही इसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स फ्रॉम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व following observations, from following observations। चलिए जानते हैं हमने क्या समझा। पहला पॉइंट, when force F is applied across cross sectional area A for the region from O to A, it follows Hooke's law, where stress produced is directly proportional to strain, ठीक है, डायरेक्टली टू व्हाट, स्ट्रेन, एंड when force F is removed, the body regained its original shape। and अच्छा O2 लिख दिया, P हो ना, O2P, and P is known as proportional point। हम क्या बोलेंगे तो P को, प्रोपोर्शनल पॉइंट। आपको इतना एलोबरेट करने की जरूरत नहीं है, अगर आप ये भी लिख देंगे फ्रॉम रीजन O to P द मटेरियल होल्ड्स हुक्स लॉ एंड स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। सेकेंड, अच्छा यहाँ फॉर, अच्छा when the force is further increased, from region P to R, the stress strain curve readily follows Hooke's law, and stress is directly proportional to strain, ठीक है। Also after
removal of applied force, body regained its shape, बॉडी रीगेन इट शेप, दोबारा से बॉडी शेप रीगेन कर लिया. एंड आर इज नोन एज व्हाट, याइल्ड पॉइंट. इसको आप लोगों को याद नहीं करना, समझना है बस. समझ जाओगे तो आंसर खुद लिख लोगे. क्लियर है? मैं थोड़ी कोई देख के लिख रहा हूं, ये थोड़ी मुझे बुक का पूरा अच्छे से याद है, ऐसा कुछ नहीं है. आप लोग एक बार ग्राफ समझ लोगे तो अपनी वर्ड्स में खुद ही एक्सप्लेन कर सकते हो. लेकिन हाँ, लैंग्वेज सही होनी चाहिए. ये तो कुछ भी लिख दो कि तुम गाना लिख दो हनी सिंह का, ठीक है? ऐसा मत कर देना. अब यहाँ पे क्या हो जाता है, तीसरा पॉइंट. ठीक है, अब क्या होगा when stress is further increased, stress means force acting per unit area further increased, then the body is unable to regain its shape and does not follow Hooke's law. Hooke's law. Also between R and S, T is point between them where body does not regain its shape and loses elasticity, and became plastic, and the corresponding strain and the corresponding strain and the corresponding strain is known as deformation set. इसे क्या बोलेंगे? डिफॉर्मेशन सेट. क्लियर सब लोगों को? तो ये हमारा क्या हो गया, 3 पॉइंट्स हो गए. एक बार क्या हुआ, हुक्स फॉलो कर रहा है हुक्स लॉ को. दोबारा क्या हुआ, करने की कोशिश कर रहा है, कर गया फॉलो. तीसरे फॉलो नहीं कर रहा. अब क्या होगा नाउ, अब यहाँ पे एक पॉइंट क्या हमारा, बी पॉइंट. अब मैं लिखूंगा बी पॉइंट के बारे में. तो पहला पॉइंट बताया था मैं, ठीक है? फिर मैं लिखूंगा बी पॉइंट के बारे में कि बी पॉइंट क्या है. यहाँ पे पॉइंट लिख लो. जो आपका जो टी पॉइंट, ये जो आपका एस पॉइंट है, एस पॉइंट को बोलते क्या है? एस इज नोन एज अल्टीमेट स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ. क्लियर सब लोगों को? अल्टीमेट स्ट्रेंथ. फोर्थ, फर्दर. अब अगर हम क्या करेंगे, कम भी करना है. फर्दर इफ फोर्स अप्लाइड इज रिड्यूस्ड, then also for small stress there will be large strain produced and it will get broken at point, नाम क्या है, पॉइंट बी, known as fracture point. known as what? fracture point. Okay. Also if
एस एंड आर। एस का नाम क्या है? एस क्या है? अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। एंड बी क्या? फ्रैक्चर पॉइंट, फ्रैक्चर पॉइंट। आर नंबर 1 क्लोजर, आर नंबर क्लोजर, और इसे लिखिए नियरर। देन मटेरियल इज व्हाट? देन मटेरियल इज, बताओ क्या है आपका? ये ब्रिटल, जल्दी टूट जाएगा। ठीक है। दूसरा, अगर क्या आप कहिए, अगर ये आपके दोनों पॉइंट है फार्दर, तो क्या होगा? देन मटेरियल इज व्हाट? क्या बोलेंगे उसको? डक्टाइल। दैट्स व्हाई गोल्ड इज वेरी वेरी डक्टाइल। ओके, दैट्स व्हाई गोल्ड इज वेरी वेरी डक्टाइल। ये इस ग्राफ के बारे में था। ठीक है, आपसे इतना डिटेल नहीं पूछेगा, सिर्फ पूछेगा बता अगर एस और बी पास पास है तो क्या बोलेंगे, अगर एस और बी दूर दूर है तो क्या बोलेंगे, इस पी पॉइंट का नाम बताओ, इस आर पॉइंट का नाम बताओ, टी पॉइंट के लिए किस पॉइंट के लिए डिफॉर्मेशन सेट आएगा, किसके लिए आएगा? आपका टी पॉइंट के लिए। आपको हो सकता है ए बी सी दे रखा हो, बुक में बी सी दे रखा है, हो सकता है आपको एल एम एन दे रखा हो, कुछ भी रखा हो, समझ जाना। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या कहता है, चौथा पॉइंट क्या कहता है, पांचवा पॉइंट। एक और चीज, एस के लिए ये कोई चीज बॉडी कब टूटेगी, तो ध्यान रखना, बॉडी तब टूटती है जब उसमें स्ट्रेन जो होगा आएगा 30% तक। कोई चीज कब ब्रेक होगी, जब उसमें स्ट्रेन कितना है, 30% स्ट्रेन आएगा, तब वो आपका मटेरियल जो है टूट जाएगा। क्लियर? ये हो सबके फिक्स नहीं है, हो सकता है किसी लिए कम हो, किसी लिए ज्यादा हो, ऐसा वेरी कर सकता है। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ क्या? ये आपका ग्राफ था, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का ग्राफ था। क्लियर है? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का ग्राफ था। अब हम क्या जानेंगे, व्हाट आर इलास्टोमर्स। ठीक है, क्योंकि मैं बोला था तो तुमको इलास्टोमर्स क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी में जितने जितने भी बोन्स है, फ्लेक्सिबल बोन्स है या नर्व्स है, वो सारे क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, वो इलास्टोमर्स होते हैं। यहाँ लिखेंगे व्हाट आर इलास्टोमर्स, व्हाट आर इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स आर substances, elastomers are substances which do not follow Hooke's law. Hooke's law means stress is not directly proportional to strain, but regain their shape after removal of applied force। ठीक है, तो लास्ट में सब्सटेंस होते हैं जो हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करते, स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता, वो अपनी शेप को रिगेन कर लेते हैं, रिमूवल ऑफ फोर्स। उनका ग्राफ कैसे बनता है देख लो, इनका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस ग्राफ बनता है। ठीक है, ये ग्राफ होता है, यहाँ क्या होता है आपका स्ट्रेस, यहाँ क्या होता है आपका स्ट्रेन। क्लियर है? सो ऐसे लोगों को इस तरह ग्राफ बनता है उनका। ठीक, इसका उल्टा भी हो सकता है, ये ग्राफ ऊपर ही जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये होता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, कब? अगर बॉडी आपकी क्या है, इलास्टोमर। समझ सब लोगों को, ये आप ध्यान रखना इलास्टोमर क्या होते हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या बाकी है, हमारा एक क्वेश्चन बाकी क्या बताइए, क्यों स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबड़? स्टील इज मोर इलास्टिक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सीबीएसई वालों के लिए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीबीएसई वालों के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसका आंसर लिख लीजिए, बाकी मैं आगे क्वेश्चन और लिखाता हूँ। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबड़, ये आएगा, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबड़। करिए एक्सप्लेन क्यों होता है सर? तो इसका आंसर होगा स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर because it can
hold more stress, it can hold more stress without being broken, without being broken, or without getting, without getting larger elongation, larger elongation. ठीक है, तो स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर बिकॉज इट कैन होल्ड मोर स्ट्रेस विदाउट बीइंग ब्रोकन और विदाउट गेटिंग व्हाट, लार्जर इलोंगेशन. इसमें इलोंगेशन हम कितना भी स्ट्रेस लगा ले ये ज्यादा इलोंगेट नहीं होगा. समझ सब लोग को, तो आप ये आंसर लिख देंगे तो आपको मार्क्स आपके मिल जाएंगे. ठीक है, तो ये आपको आंसर लिखना होगा. ऑल्सो यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील, यंग्स मॉडुलस of steel is highest for all metals, for all materials. ठीक है, तो ये आप लोग जो है हम ये आज टॉपिक था आपका. ठीक है, आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा. आप सभी लोग इसको ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा और इसे नोट जरूर कीजिएगा. नोट करेंगे तभी आपको चीजें जो है याद रहेंगी. अगर नोट नहीं करें तो आपको चीजें याद नहीं रहेंगी. तो ये हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व था, इलास्टोमर क्या होते हैं, और तीसरा क्या था आपका स्टील का जो यंग्स मॉडल जो है या स्टील जो है ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि वो ज्यादा होल्ड कर सकता है विदाउट बीइंग इलोंगेटेड एंड विदाउट बीइंग क्या कहते हैं ब्रोकन, जल्दी ब्रोक नहीं होता. ठीक है, तो ये आपकी वीडियो थी पार्ट 5. अब हम कल देखते हैं, हम पार्ट 6 लाएंगे, लास्ट वीडियो होगी, फिर चैप्टर हम फिनिश कर देंगे. ठीक, बाकी आप सब लोग सही से पढ़ते रहिए घर पे, और वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए. बाकी आपको होम अगर ट्यूशन लेना हो हमसे ऑफलाइन तो आप यहाँ श्याम कॉलोनी चेतना मार्केट में आ सकते हैं. ठीक है, तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तो पढ़ते रहिए और तरक्की करते रहिए. कौन था कोई बोल रहा था क्या? हाँ, कौन था?